Warm greetings to all of you. I, Dr. Vishnupriya Timani, Department of Accountancy and Business Statistics, welcomes you all. This video has been made for the students of MCOM third semester of ABST. The subject is Research Methodology, and today our topic is Sampling Distribution. This is very important topic in research. In this video, there are three learning outcomes. The first, concept of sampling distribution. Second, sampling and non-sampling error. And the last, standard error. Before discussing about the sampling distribution, we will understand the terminology of population and sample. What is population and what is sample in research? As we all know that our research area is predetermined as we start our data collection. जब भी आप डेटा कलेक्शन करते हैं उससे पहले आपकी नंबर ऑफ स्टैटिस्टिकल यूनिट डिसाइडेड होती हैं, प्रीडिटरमाइंड होती हैं. मान लीजिए मेरा रिसर्च एरिया है कि मुझे बीकॉम स्टूडेंट जो हैं कॉलेज के उनके ऊपर रिसर्च करनी है. हाइट एंड वेट का सिग्निफिकेंस उनमें रिलेशन हमें देखना है. तो यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द बीकॉम स्ट्रीम आर 2000. तो द 2000 data is my population because it covers the whole area of my data set. अब आती है बात what is parameter. Every measurement which I concluded from the population that is called parameter. It means अगर मैं population का मीन कैलकुलेट कर रही हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट कर रही हूँ या वेरिएंस कैलकुलेट कर रही हूँ, these all are called parameter. तो ये ध्यान रखिए हमेशा कि पॉपुलेशन मीन्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डेटा सेट एंड द पैरामीटर इज ऑल द मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक और ऑल द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट्स आर द पैरामीटर्स ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन. इट मीन्स पॉपुलेशन एंड पैरामीटर्स आर द कोरिलेटेड. नाउ सेकंड, व्हाट इज सैंपल. अब मान लीजिए मेरे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है 2000, बट मैं सबका एक एक का वेट और एक एक की हाइट को मेज़र ना करके उसमें से 2 या 3 या 4 सैंपल बना लूँ और उन हाइट्स के अकॉर्डिंग मैं उसमें से कुछ अगर मेज़र्स लेती हूँ तो वो मेज़र्स मेरे क्या होते हैं, पैरामीटर स्टैटिस्टिक. तो इट मीन्स सैंपल क्या हुए, जब आपने क्या किया, ओवरऑल पॉपुलेशन में से कुछ यूनिट्स को सेलेक्ट कर लिया और उन सेलेक्टेड यूनिट्स का आप क्या कर रहे हैं, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो आपकी कहलाती है स्टैटिस्टिक. इट मीन्स सैंपल एंड स्टैटिस्टिक्स आर रिलेटेड एंड ऑन द अदर साइड पॉपुलेशन एंड पैरामीटर इज रिलेटेड. तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी पैरामीटर वर्ड आता है तो इसका मतलब क्या है, ऑल द मेजरमेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द पॉपुलेशन. एंड जब भी स्टैटिस्टिक की टर्म आती है तो यू विल ऑल रिकॉग्नाइज दैट this measurement term has been drawn from the sample. एक ब्रीफ कंपैरिजन भी मैंने कर रखा है पॉपुलेशन और सैंपल के लिए बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन से पहले कि आप पॉपुलेशन और सैंपल को अच्छे से समझ लें, क्योंकि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पूरा बेस्ड ही हमारी स्टैटिस्टिक पर ही है. तो कंपैरिजन में सबसे पहले मीनिंग है. मीनिंग मैंने आपको बता ही दिया है कि कलेक्शन ऑफ द ऑल द एलिमेंट ऑफ डेटा सेट, all the data of the research area is called population and a small group of the members selected from the population are sample. Population include each and every element of the group but sample includes a selected unit of population. Characteristics मैंने बता ही दिए हैं. इनसे आप जो भी मेजरमेंट लेते हैं population से वो आपका कहलाता है पैरामीटर. और जो भी हम लोग मेज़रमेंट लेते हैं सैंपल से उसका हमारा कहलाता है स्टैटिस्टिक. लास्ट है डेटा कलेक्शन का ऑब्जेक्ट क्या है और पैटर्न क्या है. तो पॉपुलेशन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, इन्यूमरेशन और सेंसस मेथड लेते हैं जिसमें हम हर एक डेटा सेट से हर एक एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं. जबकि सैंपल के अंदर हम लोग कौन सा मेथड लेते हैं, सैम्पलिंग और सर्वे. अब देखिए, A sampling distribution is a graph of statistic for your sample data. यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. इस एग्जाम्पल को हम देखते हैं. ये मेरा पॉपुलेशन है. इट मीन्स ये पूरा जो भी मेरी रिसर्च यूनिट्स हैं सब रिसर्च यूनिट को ये कवर कर रहा है. अब देखिए इसमें ये जो
कैपिटल N है, ये क्या डिनोट कर रहा है? द नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि बीकॉम में मेरे बच्चे हैं, उनका जो स्ट्रेंथ है वो है 2000, तो यानी मेरा N जो है वो हो जाएगा पॉपुलेशन का N 2000। अब जो ये म्यू का साइन है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन के मीन को, यानी अगर मैं 2000 स्टूडेंट के वेट का मीन कैलकुलेट करती हूँ तो उसको मैं डिनोट करूँगी म्यू से। और ये जो स्टैंडर्ड डिविएशन का साइन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन को। इट मीन्स ये मेरा पूरा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का N हो गया कैपिटल N से डिनोट, म्यू हो गया आपका स्टैंडर्ड अर्थमेटिक मीन से डिनोट, और ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन। अब मैंने क्या किया है, 3 सैंपल इसमें से सेलेक्ट किए हैं। ये तीनों सैंपलों का जो N है वो हमेशा सेम होगा। जब भी हम लोग इनसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं तो ये ध्यान रखिए कि जो हम सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, सैंपल जो पॉपुलेशन में से ले रहे हैं, उनका साइज़ हमेशा सेम ही होता है। तो ये 1 जो है x⁻1 ये क्या डिनोट कर रहा है कि मेरे इस सैंपल का जो ग्रीन कलर का जो सैंपल है उसका मीन है x1, सेकंड सैंपल का मीन है x2 और थर्ड सैंपल का मेरा मीन है x3। जब मैंने इन तीनों की वैल्यू को, इन तीनों की फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर क्या किया है, लेबल किया है, तो मेरा ये कर्व बन रहा है। तो ये कर्व ही मेरा क्या कहलाता है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इट मीन्स सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज नथिंग, इट इज़ ए ग्राफ ऑफ ए स्टैटिस्टिक। अब आपके सामने कंप्लीट एक इसकी डेफिनेशन है जिसको हम लोग एनालिसिस करते हैं। A sampling distribution is a probability or the frequency distribution of all possible values of sample statistic computed from random samples of same size drawn from a predetermined population is known as sampling distribution of statistic. It means जो हमारा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, जितनी भी हमारी स्टैटिस्टिक है, जितने भी हमारे मेज़रमेंट्स हैं, जो हमने किससे ड्रॉन किए हैं सैम्पल्स से। कौन से सैम्पल्स? जो एक ही पॉपुलेशन से, प्री डिफाइंड पॉपुलेशन से हमने सेलेक्ट किए हैं। तो ये हमारा कहलाता है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको इसको और अच्छे से हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं। या आपकी स्क्रीन पर कुछ डिजिट शो हो रही हैं तो मैं इनको एक्सप्लेन कर देती हूँ। ये देखो, ये मेरा क्या है? पॉपुलेशन। इस पॉपुलेशन के अंदर केवल मेरी 3 यूनिट्स हैं, 1, 2 एंड 3। और इसमें मैंने क्या किया है, 3 सैंपल ड्रॉ कर ली है। फर्स्ट सैंपल जो है मेरा N1, उसकी यूनिट है 1 और 2। सेकंड सैंपल है N2 जिसका यूनिट है मेरी 2 और 3। और थर्ड मैंने सैंपल लिया है N3 जिसकी यूनिट है 1 और 3। ये रैंडमली मैंने सेलेक्ट कर लिए। तो अब जब मैं इनकी कैलकुलेशन करती हूँ तो देखो मीन ऑफ पॉपुलेशन मेरा आ रहा है 2, यानी 1, 2 और 3 को जब मैं ऐड करूँगी और इसका डिवाइडेड बाय 3 करूँगी तो मेरा जो इसका अर्थमेटिक मीन है पॉपुलेशन का वो आ रहा है 2। अब क्या किया मैंने, जब N1 यानी N1 1 और 2 का मैंने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 1.5। N2 यानी 2 और 3 का जब मैंने अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 2.5। और जब मैंने 1 और 3 का मीन कैलकुलेट किया तो वो आ रहा है 2। तो ये मैंने एक तरीके से आपको समझाया है कि हम इस तरीके से सैंपल ड्रॉ करते हैं और उन सैंपल के हम लोग मीन इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। लेकिन जब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो वहाँ पर हम जितने भी हमारे प्रोबेबिलिटी है सैंपल्स की, उन सभी प्रोबेबल सैंपल्स को इंक्लूड करते हैं। तो अब आप ये देखिए, टेबल यहाँ पे है, टेबल शोइंग सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल ऑफ मीन ऑफ सैंपल साइज 2, यानी कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसकी है, सैंपल ऑफ मीन की है। और हमने सैंपल साइज कितना लिया है इसमें 2, यानी हमारा जो स्मॉल n है वो कितना है 2 है। तो अब इसी पॉपुलेशन के देखिए यहाँ पर 9 प्रोबेबिलिटी है कि 9 सैंपल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। वो सभी सैंपल हमारे यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं, 1 1 1 2 1 3 2 1। ये सब हमारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि ये सैंपल हम इसमें से ड्रॉ कर सकते हैं। अब इन सभी सैंपल्स के मीन मैंने यहाँ लिख दिए हैं। फर्स्ट जो सैंपल है मेरा उसका मीन आया है 1, सेकंड सैंपल का आया है 1.5, देन 2। तो ये सब मैंने क्या किए, यहाँ पर पुट कर दिए। अब ये मेरा है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होता है, हम लोग ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करते हैं ताकि हमें उसकी फ्रिक्वेंसीज अच्छे से समझ में आए। लेकिन उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मेरे मीन है, देखो अब यहाँ पे अगर मैं इसको देखती हूँ, ऑब्जर्व करा मैंने कि जो मेरे मीन है उनकी वैल्यूज़ आई है 1, 1.5, 2, 2.5 और 3, यानी कि ये 5 वैल्यूज़ हैं जो मेरे क्या कर रही हैं, 9 जो सैम्पल्स हैं उनके जो मेज़रमेंट आए हैं मीन के, वो 5 वैल्यूज़ के अंदर समेटे हुए हैं। तो अब देखो 1 कितनी बार आया है, 1 केवल 1 टाइम ही है, 2
2 टाइम्स आया है 3 का और 5 का, ठीक है। 3 बार आया है, 7 पे भी आया है। 1.5 मेरा कितने टाइम्स आया है, 2 टाइम्स। 2 मेरा आया है 3 टाइम्स, और 2.5 आया है 2 टाइम्स, और 3 आया है 1 टाइम। तो अब देखो मैं जब इसको इस ग्राफ पे शो कर रही हूँ, ये ग्राफ आप ध्यान से देखिए, नीचे मैंने क्या लिखे हैं, मीन ऑफ सैम्पल्स, और यहाँ पर मेरी आई है फ्रिक्वेंसी की कितनी बार कौन सा मीन आया है। तो जैसे हमने देखा था लास्ट में, जो 1 मीन है वो कितनी बार आया है, 1 बार। 1.5 कितनी बार आया था, 2 बार। जो 2 है वो कितने टाइम्स आया था, 3 टाइम्स। और 2.5 कितने टाइम्स आया था, 2, एंड 3 आया था 1 टाइम। यानी कि जितने मेरे 9 सैंपल थे प्रीवियस एग्जाम्पल के, उनके जो मीन्स की 5 वैल्यूज़ आई थी उनको मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया, और जिस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग आए थे मैंने उस तरीके से इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट किया। तो जब अगर मैं इसका ग्राफ देखती हूँ तो ये बेल शेप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है। यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा ये कहता है कि अगर आपने मैक्सिमम सैंपल्स लिए हैं, रैंडम सिलेक्शन किया है, तो आपका जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जब आप रैंडम सिलेक्शन करते हैं, रैंडम सैंपल करते हैं, तो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या बनता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बनता है, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग कि इसका जो आपका सैंपल का जो मीन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, मैक्सिमम 2, वो किसके इक्विवेलेंट होगा, हमेशा पॉपुलेशन के मीन के। यानी कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ये हमेशा कहता है कि आप जो सैंपल के कैलकुलेशंस कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हम पॉपुलेशन का इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, पॉपुलेशन को हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मीन का इतना आ रहा था पॉपुलेशन का 2, और जब मैंने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो वहाँ पर भी मैक्सिमम जो मेरा है 2 पर ही आ रहा है, यानी कि हम इसी पॉइंट को क्या मानेंगे, मीन मानेंगे। तो सैंपल का जो मीन है 2, ये भी किसको डिनोट कर रहा है, पॉपुलेशन को। इट मीन्स हम लोग सैंपल के मेजरमेंट से क्या कर सकते हैं, पॉपुलेशन का एस्टिमेट कर सकते हैं, पॉपुलेशन का अनुमान लगा सकते हैं, और यही हमारा सैम्पलिंग जो हम लोग मेथड अप्लाई करते हैं उसका कंक्लूजन भी है। तो इस तरीके से सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। आई थिंक मुझे आपको समझ में आ गया होगा सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी जब हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं तो उसके 2 मेथड्स हो सकते हैं, सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट एंड सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट क्या है, जब हम लोग सैंपल्स को फॉर्मेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि जो मैंने फर्स्ट सैंपल ले लिया और उसके अंदर जो यूनिट्स आ गई, वो यूनिट मैं दोबारा क्या करती हूँ, पॉपुलेशन को रिटर्न कर देती हूँ, और जो सेकंड सैंपल बनाती हूँ वो जो पर्टिकुलर सैंपल 1 में यूनिट सी सेम उनके चांसेस है कि वो मेरे सैंपल सेकंड में भी इंक्लूड हो सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, मेरे पास ये नंबर्स हैं, 10 नंबर्स हैं। इन 10 नंबर्स में मैंने फर्स्ट सैंपल जो बनाया है उसके अंदर मैंने क्या किया, 5 को इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब जब मैं सेकंड सैंपल बना रही हूँ तो उसमें भी क्या किया मैंने, 5 को भी इंक्लूड कर लिया और 7 भी ले लिया। इट मीन्स इसमें क्या है, जब हम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट करते हैं तो हम यूनिट्स को वापस पॉपुलेशन में इंक्लूड कर देते हैं, और जो सेकंड सैंपल या थर्ड सैंपल या फोर्थ सैंपल हम लोग बना रहे हैं उसमें भी उस यूनिट के आने के चांसेस रहते हैं। सेकंड आपका आता है सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब इसमें हमने क्या करते हैं, हम इसमें हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें से फर्स्ट सैंपल में जो मैंने यूनिट ले ली है वो यूनिट सब सेकंड सैंपल में या थर्ड सैंपल में नहीं आ पाएंगी, क्योंकि हम उन यूनिट्स को वापस रिप्लेसमेंट पे रिटर्न नहीं करते। यू डोंट रिटर्न द फर्स्ट आइटम यू चूज़ बिफोर यू चूज़ अ सेकंड। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 बॉल्स हैं, जिसमें से मैंने फर्स्ट सैंपल में कौन सी पिंक वाली ले ली थी। तो अब जब मैं सेकंड पिक कर रही हूँ तो उसमें पिंक नहीं है, तो अब मैंने क्या लिया, ग्रीन वाली ले ली। फिर थर्ड में केवल 3 बॉल ही ले गई है, तो मैंने कौन सी ले ली, पर्पल वाली ले ली, देन ब्लू एंड देन रेड। तो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, जब भी सैंपल का सिलेक्शन कर रहे हैं तो जो चीज़ें हमने सेलेक्ट कर ली हैं वो वापस हम रिटर्न नहीं कर रहे, और वो इस कारण सेकंड और थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में वो चीज़ें इंक्लूड नहीं हो पा रही। इसको हम बोलते हैं सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। अब आपका जो सेकंड ऑब्जेक्ट था इस वीडियो का, सेकंड आउटकम था, वो था सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। देखिए हम जब भी, आपको पता है कि सैम्पल के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन का जब एस्टिमेशन लगाते हैं तो एग्जैक्ट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि हमने पॉपुलेशन की सारी यूनिट्स नहीं ली हैं, हमने उसमें से कुछ रैंडमली सेलेक्ट की हैं और उनको सेलेक्ट करके हम लोग मेज़रमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये चांसेस होते हैं हमारे कि जब आप डेटा कलेक्शन कर रहे हैं और जब सैम्पलिंग आप कर रहे हैं उस वक्त
आपकी जो यूनिट आपके पास आई हैं वो पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट ना कर रही हो, और इस वजह से जो मेज़रमेंट आते हैं, जो स्टैटिस्टिक और पैरामीटर आते हैं, उसमें क्या हो सकता है, कुछ डिफरेंस हो सकता है। तो इसी कारण इसी चीज़ को हम बोलते हैं सैम्पलिंग एरर। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं जो फर्स्ट कर्व है वो क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को शो कर रहा है, और सेकंड कर्व सैंपल के मीन को डिनोट कर रहा है। अब पॉपुलेशन का जो मीन है वो यहाँ आया, सैंपल का मीन यहाँ आया, तो ये जो इनका गैप है दैट इज सैम्पलिंग एरर। बेसिक फीचर यही है सैम्पलिंग एरर की। सैम्पलिंग एरर क्यों होता है, क्योंकि आपकी जो सैंपल है, जो सेलेक्टेड सैंपल है, दैट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द डेटा। द रिजल्ट फाउंड इन सैम्पलिंग थस डू नॉट रिप्रेजेंट द रिजल्ट दैट वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एंटायर पॉपुलेशन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि फिर रिजल्ट भी हमारा सेम नहीं आता। लेकिन हम सैम्पलिंग एरर को रिड्यूस कर सकते हैं कैसे, हम लोग रैंडम जो सिलेक्शन मेथड है उसको अप्लाई करें, और सेकंड हम लोग क्या कर सकते हैं, सैंपल साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जितना आपका सैंपल साइज़ इंक्रीज़ होगा उतना ही आपका जो रिजल्ट है वो रिलायबल आएगा और एकदम एक्यूरेट आएगा। अब सेकंड आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर भी स्टैटिस्टिकल टर्म है, लेकिन ये सैम्पलिंग एरर से डिफरेंट है, क्योंकि इसका जो एरर है वो क्यों होता है, उसके एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। नॉन सैम्पलिंग एरर आर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स रेदर देन एन इशू विद इन अ सर्वे, स्टडी और सेंसस। यानी कि सैम्पलिंग मेथड के अलावा किसी और रीज़न के कारण यदि आपका वेरिएशन आ रहा है सैम्पलिंग के स्टैटिस्टिक में और पॉपुलेशन के पैरामीटर में, तो वो होता है हमारा नॉन सैम्पलिंग एरर। तो ये एरर क्यों आ सकते हैं, ये इसलिए आ सकते हैं कि आपने क्या किया है, रैंडम सिलेक्शन नहीं किया, आपने कोई इंटेंशनली या इनइंटेंशनली आपने जो सिलेक्शन किया है वो बायस हो गया है, वो प्रिजुडीज से या फिर आपके किसी प्री इन्फ्रेंस से इफेक्टेड था। इस वजह से आप क्या कर पाए हो, आप सही सिलेक्शन नहीं कर पाए, और इस वजह से आपका क्या हुआ, स्टैटिस्टिक और पैरामीटर दोनों में डिफरेंस आया है। अब नॉन जो सैम्पलिंग एरर है जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही आपके जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलायबल कम मानी जाएगी, और जितना जितना आपका नॉन सैम्पलिंग एरर इंक्रीज़ होता जाएगा उसी अकॉर्डिंग आपका जो बायसनेस है वो भी इंक्रीज़ होती जाएगी। अब लास्ट जो आता है हमारा टॉपिक इस वीडियो का वो है स्टैंडर्ड एरर। स्टैंडर्ड एरर इज़ एन एस्टिमेट ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द स्टैटिस्टिक, यानी कि जब हमारी जो स्टैटिस्टिक आपने कैलकुलेट की है उसका स्टैंडर्ड डिविएशन कैलकुलेट किया जाता है तो वो स्टैंडर्ड एरर ही कहलाता है। अब हम उसे एरर क्यों कहते हैं, हम इसलिए उसको एरर कहते हैं बिकॉज इट शो द डिफरेंस बिटवीन द सैम्पल मीन एंड द पॉपुलेशन मीन, यानी कि ये बताता है कि क्या कितने चांसेस हैं कि आपका जो सैम्पल मीन कैलकुलेट आपने किया है वो पॉपुलेशन मीन से डिफरेंस हो सकता है, डिफर हो सकता है। द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हाउ डिफरेंट अ सैम्पल मीन कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी फ्रॉम द ट्रू पॉपुलेशन मीन। यहाँ पे इसका फॉर्मूला गिवन है, स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोग लेंगे पॉपुलेशन का डिवाइडेड बाय यहाँ पर n हम लेंगे नंबर ऑफ सैम्पल्स का अंडर रूट, तो जो हमारा आंसर आता है वो हमारा स्टैंडर्ड एरर कहलाता है। अगर आपके सैम्पलिंग मीन और पॉपुलेशन मीन का डिफरेंस स्टैंडर्ड एरर से कम है तो इट मीन्स वो क्या है, अनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आता है तो हम क्या मानते हैं कि दोनों में डिफरेंस जो है वो सिग्निफिकेंट है। अब यूटिलिटी आपकी स्टैंडर्ड एरर की क्या क्या हो सकती है। फर्स्ट यूटिलिटी है डिटर्मिनेशन ऑफ लिमिट ऑफ द पैरामीटर। ये आपको दो लिमिट दे देगा इन लिमिट्स पैरामीटर की कि इन इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि इन दो लिमिट के अंदर ही क्या होगा, मेरा जो सैंपल का मीन है वो आ सकता है, या पैरामीटर का जो मेरा पॉपुलेशन का जो मीन है वो इसके अंदर ही एग्जिस्ट करता है। सेकंड है टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस ऑफ सैम्पलिंग एरर। सबसे ज़रूरी चीज़ है ये हमारे आगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में भी काम में आएगी, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि आपका जो सैम्पलिंग एरर आया है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। इट मीन्स हम ये देखते हैं इसमें कि सैम्पल मीन और पॉपुलेशन मीन में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिग्निफिकेंट है या अनसिग्निफिकेंट है, ये हमें कौन बताता है, स्टैंडर्ड एरर ही बताता है। एंड द लास्ट टू टेस्ट द रिलायबिलिटी ऑफ द सैम्पल, यानी सैम्पल की रिलायबिलिटी टेस्ट करने के लिए भी स्टैंडर्ड एरर हमारा काम में लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है और ये हमारे प्रैक्टिकल पार्ट में भी बहुत काम में आती है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है इसमें,
the mean height of a random sample of 100 unit is 64 centimeter. If its standard deviation is 3 centimeter, determine expected limits for mean height of the universe at 95% confidence level. अब देखिए इसमें हमें क्या क्या गिवन है. सैम्पल मीन गिवन है मुझे 64, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन मुझे गिवन है 3 और सैम्पल साइज गिवन है 100. तो स्टैंडर्ड एरर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय साइज ऑफ सैम्पल. तो 3 डिवाइडेड बाय 100 का होल अंडर रूट, तो यानी स्टैंडर्ड एरर मेरा आया है 0.3. तो अब ये अगर आपका जो सैम्पलिंग एरर है वो सैम्पलिंग एरर अगर इससे कम है तो इट मीन्स आपका जो डिफरेंस है वो अनसिग्निफिकेंट है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा आ जाता है तो इट मीन्स हम क्या मानते हैं कि आपका जो एरर है वो सैम्पलिंग एरर है वो सिग्निफिकेंट है, दोनों में डिफरेंस है. अब हम लोग लिमिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे मैंने आपको इसकी एक यूटिलिटी बताई थी कि इट्स डिसाइड द लिमिट ऑफ द पैरामीटर. तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. क्योंकि 95% कॉन्फिडेंस लेवल दे रखा है तो हम वैल्यू लेंगे 1.960. तो x बार प्लस माइनस 1.960 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एरर. तो अब आप देखिए इसमें 64 प्लस माइनस 1.96 कम हमने किया, तो इसमें जो मेरे पास आई है लास्ट में वैल्यू आई है 0.588. तो 0.588 को जब मैं 64 में माइनस करती हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 63.4 और जब मैं ऐड करती हूँ तो आती है 64.6. इट मीन्स ये जो हमारा एक्स बार है, यानी कि ये जो हमारा दो वैल्यूज़ हमारी आई हैं, ये हमें बता रही हैं कि हमारा पैरामीटर का जो मीन है वो इन दोनों के बीच में ही होना चाहिए, यानी कि इन दो वैल्यूज़ के बीच में ही मेरा जो पॉपुलेशन का मीन है वो आएगा. तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं. यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वो आपकी आई है स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन, जिसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक भी बोलते हैं. और दूसरा हमने ये देखा है कि हम कैसे अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल पर अपनी जो पैरामीटर की जो लिमिट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. होप आपको सब चीज़ें समझ में आई होंगी. थैंक यू सो मच.